नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है दिव्या और जो हम पढ़ रहे हैं एमपीजी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ रहे थे। आपको बता दें कि इसमें मैंने आपसे पहले ही डिस्कस किया है कि हम इसमें बेसिक से एडवांस की ओर जाएंगे। तो ये रहा इसका विषय सूची, आप देख सकते हैं। नंबर फर्स्ट पे क्रमांक 1 में दिया है कि मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, प्रमुख राजवंश। हम अभी पहले टॉपिक पर हैं जिसमें लगभग हमने 70-75 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे। अभी हम फर्स्ट टॉपिक से जितने क्वेश्चन बनते हैं हम उसको करेंगे। इसके बाद सेकंड आपको दिख रहा होगा कलचुरी वंश, ग्वालियर के तोमर वंश, बुंदेला वंश, होलकर, सिंधिया रियासत, भोपाल के शासक, स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति, मध्य प्रदेश की कलाएं एवं स्थापत्य कला। जैसे कि आप समझ गए होंगे कि एमपीपीएससी वाले जो मेरे भाई बहन हैं उनके लिए ये सारे टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपको बता दें कि सेकंड यूनिट में आएगा। सेकंड यूनिट जो कि प्री में आपकी 10 यूनिट बांटी गई हैं 1 से लेकर 10 तक, तो उसमें सेकंड यूनिट का जो भी प्रश्न बनते हैं वो इस पूरी पीडीएफ में मिल जाएंगे आपको। और ये बता दूं कि आई मैग्नेस वालों की ये मेरा नहीं है, लेकिन हमको सिर्फ पढ़ने से मतलब है। इतना समझिए कि नॉलेज जहाँ से भी मिलता हो आप उससे ले लें। वो अलग चीज़ है कि कहाँ से आ रहा है कंटेंट। क्या है कि मुझे भी कहीं कहीं से कलेक्ट करना पड़ता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने जहाँ एंडिंग किया था वहीं से शुरू करेंगे। लगभग ये सारे प्रश्न हम कर चुके थे। इसमें हम लोग शुरू करेंगे प्रश्न नंबर 60 से। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 60 से हम स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा इसको जूम कर देते हैं यदि आपको विजुअल नहीं है तो। बस इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा और स्पष्ट देख पा रहे होंगे आई थिंक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय ना लगाते हुए। आप लोग प्रश्न नंबर 60 से हम लोग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 60 तक हम पहले पुराने वीडियो में हम कंप्लीट कर चुके हैं। ऑलरेडी हम 2 वीडियो इसके बना चुके हैं। मैं इसका पीडीएफ नहीं, इसका प्लेलिस्ट बना दूंगी जिसमें आपको क्रम वाइज सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। आपको ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो 2 वीडियो हम पहले रिकॉर्ड कर चुके हैं, तो आप वो देख सकते हैं। और ये तीसरे नंबर पे हम इसमें देख रहे हैं कि 60वें प्रश्न से हम शुरू करेंगे। ठीक है ना। चलिए प्रश्न नंबर 60 देखते हैं कि मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी किसे कहते हैं। बताइएगा जरा कि मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी किसे कहा गया है। मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी सिंगरौली, जबलपुर, इंदौर या पचमढ़ी। बताइए जरा। मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी हम राजधानियों पर ख़त्म किए थे उस क्लास को। तो आप समझ गए होंगे कि जब राजधानी की बात कहें तो सिर्फ भोपाल कैपिटल होता है मध्य प्रदेश का, लेकिन इसमें व्यावसायिक राजधानी, ऊर्जा राजधानी, संस्कार राजधानी और भी पर्यटन राजधानी, ये सारे प्रश्न भी बनते हैं। तो आप इसमें बताइएगा कि व्यावसायिक राजधानी किसे कहा गया है। ऑब्वियसली आप समझ गए होंगे कि व्यावसायिक राजधानी कहा गया है इंदौर को। इंदौर में सबसे ज़्यादा व्यवसाय कंपनियां ज़्यादा स्थित हैं, इसलिए इंदौर को व्यावसायिक राजधानी कहा जाता है। अगला देखिए प्रश्न नंबर 61 सॉरी, क्या मिस्टेक हो रही है आज मुझसे। प्रश्न नंबर 61 में देखिए कि क्या है कि मध्य प्रदेश की पर्यटन राजधानी किसे कहा गया है। अब पर्यटन राजधानी बताना है आपको, तो आपको मैं बता दूं कि धार तो नहीं होगा, जबलपुर संस्कार राजधानी कहा जाता है, खंडवा भी नहीं होगा, लेकिन पचमढ़ी जो है ऑब्वियसली सही आंसर होगा। पचमढ़ी क्या है, पर्यटन राजधानी है।
पर्यटन तो इन सभी जगहों पर है, लेकिन पचमढ़ी को पर्यटन राजधानी कहा गया है। मध्य प्रदेश में मैहर को कहा जाता है, देखो मैं आपको बता दूं कि ये अपना नहीं है भाई, इसको है ना कोई ध्यान न दीजिएगा। ये सिर्फ हम पढ़ने के लिए कहीं से भी PDF ले लिए हैं, टेलीग्राम पर मुझे मिला है, तो इस पर ध्यान न देते हुए आप इस प्रश्न नंबर 62 पर देखिए कि मध्य प्रदेश के मैहर को कहा जाता है। मैहर को क्या कहा जाता है? मैहर को कहा जाता है मैहर को कहा जाता है संगीत राजधानी। ध्यान रखिएगा कि मैहर जो है संगीत राजधानी के नाम से जाना जाता है। संगीत राजधानी किसे कहा गया है? मैहर। थोड़ा सा लिख लीजिए इसको, मैहर को कहा जाता है संगीत राजधानी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला है कि ऊर्जा राजधानी मध्य प्रदेश के किस जिले को कहा जाता है? ऊर्जा राजधानी बताइए। मैं आपको शायद ये भी पहले बता चुकी हूँ। प्रश्न नंबर 63 है कि ऊर्जा राजधानी किसे कहा गया है? इंदौर, मंदसौर, ग्वालियर या सिंगरौली? ऊर्जा राजधानी किसे कहा गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा सिंगरौली। सिंगरौली को ऊर्जा राजधानी के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश का सिंगरौली जो सबसे पूर्वी जिला है मध्य प्रदेश का, तो ये हो जाएगा सिंगरौली ऊर्जा राजधानी की। अगला है प्रश्न नंबर 64। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जनसंख्या नियंत्रण दिवस किस तिथि को घोषित किया गया है? जनसंख्या नियंत्रण दिवस किस तिथि को घोषित किया गया है? प्रश्न नंबर 64 है कि मध्य प्रदेश के द्वारा, ये केंद्र सरकार का नहीं है, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा घोषित किया है जनसंख्या नियंत्रण दिवस, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 11 मई। 11 मई को कहा जाता है जनसंख्या नियंत्रण दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखें इसको, 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। चलिए अगला प्रश्न है, महुआ दिवस कब मनाया जाता है? ये लो भाई, महुआ समझ गए होंगे ना? हाँ, महुआ दिवस कब मनाया जाता है? थोड़ा दिवस से संबंधित प्रश्न है भाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ये MPPSC, पटवारी, MP पुलिस, अभी तो MPSI की भी वैकेंसी आ चुकी है, तो इन सारी एग्जाम्स में ज़्यादातर पूछा जाता है मध्य प्रदेश में मनाए जाने वाले दिवस स्पेशली, और कौन सी नीति या कौन सी योजना पॉलिसी कब शुरू हुई है, ये सारे प्रश्न ज़्यादातर बनते हैं। तो दिवसों से संबंधित सारे प्रश्न बेटर तरीके से याद कर लें आप। प्रश्न नंबर 65 है कि महुआ दिवस कब मनाया जाता है? महुआ दिवस कब मनाया गया है, कब मनाया जाता है? प्रश्न नंबर 65 है कि महुआ दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 11 जुलाई को। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस भी मनाया जाता है राष्ट्र, और 11 जुलाई को ही महुआ दिवस भी मनाया जाता है। अगला है बांस दिवस कब मनाया जाता है? बम्बू डे। प्रश्न नंबर 66 का आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 जुलाई को मनाया जाता है बांस दिवस। अगला बताइए, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है वो बताना है। मध्य प्रदेश पर्यटन वर्ष 2015, महिला सशक्तिकरण दिवस 18 जून, बेटी बचाओ दिवस 3 जुलाई, गरीब कल्याण वर्ष 2016। इनमें से एक सुमेलित नहीं है, बाकी के 3 सही हैं। तो जो सही नहीं है वो बताना है कि क्या मध्य प्रदेश पर्यटन दिवस पर्यटन वर्ष 2015 को बनाया गया है, महिला सशक्तिकरण दिवस 18 जून को है, या बेटी बचाओ दिवस 3 जुलाई, या गरीब कल्याण वर्ष 2016 है।
इसका राइट आंसर हो जाएगा, मैं आपको बता दूं कि प्रश्न नंबर 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, क्योंकि ये गलत है। ठीक है, ये रॉन्ग है, ऑप्शन नंबर सी रॉन्ग आंसर है। बाकी के 3 जो हैं सही हैं। मध्य प्रदेश पर्यटन वर्ष 2015, महिला सशक्तिकरण दिवस 18 जून और गरीब कल्याण वर्ष 2016। आज पता नहीं मेरा जबान क्यों लड़खड़ा रही है। हाँ, देखिए प्रश्न नंबर 68 पर चलते हैं कि डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी। डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय ये कहाँ पर है, तो मैं आपको बता दूं कि ये है सागर जिले में स्थित है। ठीक है, सागर में अवस्थित है। तो थोड़ा सा मेहनत करके बताइए कि कब स्थापना हुई थी इसकी, इस कॉलेज की। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्ष 1946। ये आपको याद होना चाहिए, 1946 में आज़ादी से पहले ही यह विश्वविद्यालय बन चुका था। किनके द्वारा बनाया गया था, डॉक्टर हरि सिंह गौर के द्वारा। अगला है प्रश्न नंबर 69 कि रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी। डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय की हमने देख लिया 1946 में, और वहीं रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। ये आपको बता दूं कि ये स्थित है जबलपुर में। थोड़ा शॉर्ट में लिख देते हैं, जबलपुर में अवस्थित है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 1957 में हुई थी। ठीक है, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 1957 में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जीवाजी विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है। आप समझ ही गए होंगे, सिंधिया वंश की बात कर रहे हैं जीवाजी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्वालियर। जीवाजी विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है, ग्वालियर में। अगला प्रश्न है देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय इंदौर में किस वर्ष स्थापित किया गया। देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय इंदौर में स्थापित है, ये तो ठीक है, प्रश्न से समझ आ गया है हमें, लेकिन ये किस वर्ष में स्थित है, किस वर्ष में स्थापित किया गया है। प्रश्न नंबर 71 का आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 1964 में। ध्यान रहे, देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय की स्थापना इंदौर में 1964 में हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 72 है कि विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई है। ये राजा विक्रमादित्य के नाम पर बनाई गई है विक्रम विश्वविद्यालय। तो आपको पता होगा कि राजा विक्रमादित्य कहाँ के राजा थे, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उज्जैन के। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। मध्य प्रदेश के पुराने विधानसभा भवन का नाम क्या है, क्या था। मिंटो हॉल, वल्लभ भवन, राजभवन, शक्ति भवन। ऑप्शन है मिंटो हॉल, ऑप्शन बी वल्लभ भवन, ऑप्शन सी राजभवन, ऑप्शन डी शक्ति भवन। मध्य प्रदेश के पुराने विधानसभा भवन का नाम क्या था। प्रश्न नंबर 73, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिंटो हॉल। क्या होगा इसका पुराना नाम, मिंटो हॉल के नाम से जाना जाता है मध्य प्रदेश का पुराना विधानसभा भवन। अगला है प्रश्न नंबर 74, राज्य सचिवालय भवन का क्या नाम है। राज्य सचिवालय भवन का नाम क्या है। ऑप्शन ए ऊर्जा भवन, ऑप्शन बी राजभवन, ऑप्शन सी वल्लभ भवन, ऑप्शन डी मध्यांचल भवन।
प्रश्न नंबर है 74। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, वल्लभ भवन। राज्य सचिवालय भवन का नाम है वल्लभ भवन के नाम से ये जाना जाता है। अगला बताइए, प्रश्न नंबर 75 है। मध्य प्रदेश के राज्य योजना आयोग के कार्यालय का नाम क्या है? राज्य योजना आयोग जैसे केंद्र में होता है नीति आयोग है, वैसे ही मध्य प्रदेश में राज्य योजना आयोग है। इस कार्यालय का नाम क्या है? ऑप्शन ए पर्यावास भवन, ऑप्शन बी विंध्याचल भवन, ऑप्शन सी राजभवन, ऑप्शन डी शक्ति भवन। आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विंध्याचल भवन। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 76 है कि मध्य प्रदेश में राज्य विद्युत नियामक आयोग के मुख्यालय का क्या नाम है? मध्य प्रदेश में राज्य विद्युत नियामक आयोग के मुख्यालय का नाम क्या है? ऑप्शन ए ऊर्जा भवन, ऑप्शन बी मिंटो हॉल, ऑप्शन सी नर्मदा भवन, ऑप्शन डी मध्यांचल भवन। मध्य प्रदेश में राज्य विद्युत नियामक आयोग के मुख्यालय का नाम क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 76 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऊर्जा भवन। विद्युत नियामक की बात कर रहा है तो आपको समझ जाना चाहिए कि विद्युत से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, तो ऊर्जा भवन होगा इसका नाम। अगला देखिए, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? राज्यपाल का निवास स्थल राजभवन कहलाता है। मुख्यमंत्री का निवास स्थल श्यामला हिल्स। राज्य का विद्युत मंडल सतपुड़ा भवन। आपको बता दें कि इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी मतलब कि ये गलत है। क्या हो गया इसको? ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। राज्य का विद्युत मंडल सतपुड़ा भवन नहीं, आप पहले प्रश्न में पढ़कर आ रहे हैं कि राज्य का विद्युत मंडल ऊर्जा भवन के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, ये रहा राज्य का विद्युत मंडल ऊर्जा भवन के नाम से जाना जाता है, तो ये हो जाएगा सतपुड़ा भवन रॉन्ग। अगले प्रश्न पर चलते हैं। राज्य मानव अधिकार आयोग पर्यावास भवन के नाम से जाना जाता है, ये भी सही है। अगला प्रश्न क्या कहता है कि महेश्वर का प्राचीन नाम क्या था? महेश्वर का प्राचीन नाम क्या था? ऑप्शन ए है महिष्मती, ऑप्शन बी गोपांचल, ऑप्शन सी है दसपुर, ऑप्शन डी है भोजताल। सही उत्तर क्या है बताइए? तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर हो जाएगा महेश्वर का राइट आंसर हो जाएगा महिष्मती। इसका प्राचीन नाम महिष्मती था। और अन्य हम देख लेते हैं। गोपांचल लगभग ग्वालियर को कहा जाता था। दसपुर विदिशा को कहा गया है। भोजताल समझ गए होंगे कि भोपाल को कहा गया था। ये इनके प्राचीन नाम हैं। वर्तमान में इनके नाम कुछ चेंजेस हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 79 है। ग्वालियर बुंदेलखंड क्षेत्र का प्राचीन नाम क्या था? ग्वालियर का पुराना नाम क्या था? ग्वालियर जो बुंदेलखंड में आता है, इसका पुराना नाम क्या है? प्रश्न नंबर 79 का इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा वत्स।
वत्स जो था सही ना उत्तर हो जाएगा। ग्वालियर या बुंदेलखंड क्षेत्र का प्राचीन नाम वत्स के नाम से जाना जाता है। फिर है पांचालगढ़ किस जिले का प्राचीन नाम था? पांचालगढ़ किस जिले का प्राचीन नाम था? पचमढ़ी, कटनी, भोपाल, इंदौर। चारों में से क्या ऑप्शन सही होगा? पांचालगढ़ किस जिले का प्राचीन नाम था? पचमढ़ी, कटनी, भोपाल, इंदौर। प्रश्न नंबर 80, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पचमढ़ी। पचमढ़ी का प्राचीन नाम था पांचालगढ़। अगला देखिए प्रश्न नंबर 81 और 82 एक साथ थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, दतिया का प्राचीन नाम क्या था? दतिया का प्राचीन नाम क्या था? दिलीप नगर, खानदेश, कापिथ्य या अनूप। दतिया का प्राचीन नाम क्या था? प्रश्न नंबर 81। प्रश्न नंबर 81 का सही उत्तर बताइए। तो आपको बता दें कि दतिया का प्राचीन नाम था दिलीप नगर। इस दतिया को दिलीप नगर के नाम से जाना जाता था। अगला है प्रश्न नंबर 82। महेश शर्मा किस उपनाम से प्रसिद्ध है? प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में पूछा गया है कि महेश शर्मा किस उपनाम से प्रसिद्ध है। वर्तमान में इन्हें किस नाम से जाना जाता है? झाबुआ का गांधी, आधुनिक चाणक्य, बुंदेलखंड का शिवाजी या कैप्टन के नाम से जाना जाता है। महेश शर्मा किस नाम से जाने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, झाबुआ का गांधी। झाबुआ का गांधी के नाम से जाना जाता है महेश शर्मा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 83 है, मध्य प्रदेश में रामगढ़ की रानी नाम से कौन प्रसिद्ध है? मध्य प्रदेश में रामगढ़ की रानी नाम से कौन प्रसिद्ध है? आप समझ गए होंगे कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। रामगढ़ की रानी अवंतीबाई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 84। नर्मदा पुत्र उपनाम से मध्य प्रदेश में कौन प्रसिद्ध है? नर्मदा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? आचार्य केशवदास, श्रीनिवास तिवारी, राजेंद्र जैन, अमृतलाल बेंगड़। नर्मदा पुत्र उपनाम से मध्य प्रदेश में कौन प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमृतलाल बेंगड़, जिन्होंने नर्मदा की आत्मकथा और नर्मदा नदी के नाम से 3-4 ऐसी किताबें लिखी हैं और ये परिक्रमा भी करते हैं। तो ये हो जाएंगे नर्मदा पुत्र के नाम से प्रसिद्ध हैं। अगला है प्रश्न नंबर डी, इनमें से कौन सही सुमेलित है? कौन सही सुमेलित है? सुमित्रा महाजन, विंध्य का शेर, ये तो गलत हो गया पहला ही। सुमित्रा महाजन एक महिला है तो शेर नहीं कहा गया होता, शेर कहा गया है। श्रीनिवास तिवारी ताई, ये भी गलत है। कुंजीलाल दुबे मध्य प्रदेश का विधि पुरुष, ये सही है। और अशोक कुमार मालवा का कबीर। तो आप समझ गए होंगे कि एक ही बताना है आपको इसमें से कि कौन सा सही है। तो समझ गए होंगे आप लोग कि इसमें हो जाएगा आंसर इसका डी इज करेक्ट। कुंजीलाल दुबे जो है विधि पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। कुंजीलाल दुबे जाने जाते हैं विधि पुरुष के नाम से। ठीक है। जब राज्य पुनर्गठन आयोग समिति गठित हुई थी तब इन्होंने अपने परामर्श दिए थे और ये उस समिति के अध्यक्ष भी थे, तो इसलिए ये जाने जाते हैं मध्य प्रदेश का विधि पुरुष।
तो ये क्लास यहीं समाप्त होती है। इसमें हम 85 मतलब 60 से लेकर 85 तक के क्वेश्चन हमने इसमें कवर किए हैं। और आपको बता दें कि इससे पहले के क्वेश्चन अन्य वीडियो में हम कवर कर चुके हैं, तो आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको बीच वीडियो में कभी नहीं कही कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लेकिन यदि आपको ये थोड़ा लगता है कि मैं कुछ मेहनत कर रही हूँ, यदि आपके काम की इसमें कुछ भी जानकारी मिली है आपको, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।